हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में। भारत में विदेशी आक्रमणकारी जैसे यवन, शक, पहलव या कुषाण, इनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में पढ़ते हैं यवन, शक, पहलव और कुषाणों के बारे में। यह सूचना तो इसे आप जरूर पढ़ें। भारत में विदेशी आक्रमणकारी, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी आए तो वो उनमें से पहले कौन आया, दूसरे नंबर पर कौन आया, तीसरे पे कौन आया और चौथे पे कौन आया। तो सबसे पहले आया था यवन। इन्हें इतिहास में लिखा गया है हिंद यवन के नाम से लिखा गया है, लेकिन ये वास्तविक में यवन थे। दूसरा आए थे शक। तीसरे थे पहलव। पहलव को कभी कभी इतिहासकारों ने पार्थियाई भी लिखा हुआ है। फिर आए थे कुषाण। तो इस तरह से इनका क्रम था, तो इसको आपको याद रखना है। देखिए यहां पर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या के बाद भारत में क्या हुआ था पहले वो जान लेते हैं। इसके बाद यवन, शक, पहलव और कुषाणों के बारे में जानेंगे। 150 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने मगध के सिंहासन पर अधिकार किया, परंतु इतने बड़े विशाल साम्राज्य को वह संभाल न सका और कुछ समय बाद संपूर्ण साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। क्योंकि जम्मूद्वीप, उस समय हमारे देश का नाम जम्मूद्वीप था, जम्मूद्वीप के कई राजाओं ने अपने आप को उसी समय स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसी कमजोरी का फायदा यवनों ने उठाया और 183 ईसा पूर्व में यवनों ने भारत पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा पंजाब के बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। पुष्यमित्र शुंग और उसके पुत्र अग्निमित्र ने पंजाब में कुछ यवन राजाओं को पराजित किया, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भूभाग पर यवनों का अधिकार रहा। यवनों पर विजय पाने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या, जो उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया, जिसका उल्लेख राजा धनदेव के अयोध्या लेख में किया गया है। तो चलिए यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य वंश के सेनापति थे, तो उन्होंने क्या किया था कि मौर्य वंश के जो अंतिम राजा थे बृहद्रथ, उनकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद अब बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था, तो वो इतने बड़े विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं सके, तो जो आसपास के राजा थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसी समय क्या हुआ कि 183 ईसा पूर्व में यवनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। यवनों ने सबसे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब, इन पे अधिकार कर लिया। जब पुष्यमित्र शुंग को यह पता चला तो वो अपने पुत्र अग्निमित्र के साथ पंजाब पहुंचा। देखिए 2 पंजाब है, एक पाकिस्तान की तरफ है, एक भारत की तरफ है। तो जो भारत की तरफ पंजाब है, तो वहां जाके पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र ने क्या किया कि जो यवनों ने कब्जा किया था, तो उनको पराजित करके वापस अफगानिस्तान की तरफ उन्हें धकेल दिया था। इसी विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था और इसका उल्लेख राजा धनदेव के अयोध्या लेख में किया गया है। कभी कभी इतिहासकारों ने राजा धनदेव को पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल लिखा हुआ है, तो यहां पर ये आपको याद रखना होगा। देखिए ये तो थी एक बेसिक जानकारी आक्रमण करने से पहले। अब बात करते हैं असली मुद्दों पर। तो सबसे पहले बात करेंगे यवन के बारे में। भारत में सबसे पहला यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम को माना जाता है, जिसने 183 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय मगध के राजा पुष्यमित्र शुंग थे। डेमेट्रियस प्रथम ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब को अपने अधीन करके अपनी राजधानी साकल को बनाया था। साकल को आधुनिक सियालकोट कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में है। डेमेट्रियस प्रथम के बाद मिनांडर इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए, जिनका शासनकाल 165 से 145 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो चलिए यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि यवन आक्रमणकारियों के बारे में इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको यहां पर सही से समझा दूंगा। 183 ईसा पूर्व में डेमेट्रियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब को उन्होंने जीत लिया था।
जो मैंने अभी आपसे चर्चा की थी कि जो भारत का पंजाब है वहां पर पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र ने कुछ यवन राजाओं को पराजित करके वापस अफगानिस्तान की तरफ ने धकेल लिया था। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े भूभाग पर यवनों का कब्जा रहा। तो यवनों ने क्या किया था कि साकल को अपनी राजधानी बनाया था। साकल आधुनिक सियालकोट। तो यहां पर डेमेट्रियस को तो प्रथम राजा माना जाता है यवनों में, और इसके बाद मिनांडर हुए। मिनांडर के शासन काल के बारे में जानकारी किसी भी इतिहासकार के पास सही से नहीं है। सारे इतिहासकारों ने अनुमानित लिखा हुआ है। तो यहां पर मिनांडर के शासन काल में हो सकता है आपको किसी दूसरी बुक में अलग लिखा हुआ मिले। तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नहीं बाद में आप कमेंट करके ये कहने लगे कि आपने यहाँ पे 165 से 145 लिखा हुआ है, मैंने दूसरी बुक में पढ़ा था तो उसमें कुछ और लिखा हुआ था। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं यहाँ पे। मिनांडर को बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद के नाम से उल्लेखित किया गया है क्योंकि मिनांडर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया तथा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करवाया। एक अज्ञात यूनानी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रन सी में मिनांडर के सिक्कों की जानकारी प्रदान की गई है। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए 183 ईसा पूर्व में जो यवन भारत में आए थे, जिनमें से मिनांडर को प्रमुख माना जाता है। तो ये लोगों ने क्या किया था कि भारत में इतना आतंक नहीं मचाया था। इन्होंने भारत में आए और भारत की संस्कृति में ये घुल मिल गए थे, और उनमें से सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है मिनांडर का। तो यहाँ पर मिनांडर को बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद के नाम से लिखा गया है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था मिलिंद प्रश्न ये एक बौद्ध ग्रंथ है। तो इसमें एक बौद्ध साधु नागसेन और मिनांडर के मध्य में बातचीत हुई है, यानी कि प्रश्न और उत्तरों की बातचीत हुई है। तो मिलिंद पन्हु ग्रंथ में वही लिखा हुआ है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं द्वितीय यवन आक्रमण की। द्वितीय यवन आक्रमण से मतलब है कि यवनों ने दो आक्रमण किए थे, एक डेमेट्रियस प्रथम के नेतृत्व में और एक एंटियालकीट्स के नेतृत्व में किया था। अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा था वो डेमेट्रियस प्रथम के नेतृत्व में जो यवनों ने आक्रमण किया था वो आपको पढ़ा रहा था। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एंटियालकीट्स के नेतृत्व में जो यवनों ने आक्रमण किया था उसके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दूसरा यवन आक्रमणकारी यूके ट्राइड्स वंश का एंटियालकीट्स था, जिसने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया था। तक्षशिला आधुनिक पाकिस्तान में है। एंटियालकीट्स ने ही अपने एक राजदूत हेलियोडोरस को विदिशा, विदिशा आधुनिक नाम है भिलसा मध्य प्रदेश में। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने इसको वेसनगर लिखा हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन ज्यादातर किताबों में मुझे वेसनगर नहीं बल्कि भिलसा लिखा हुआ मिला है, तो मैंने यहाँ पर भिलसा लिख दिया है। विदिशा के सुंग वंशी के राजा भागभद्र के दरबार में भेजा था। किसको भेजा था? हेलियोडोरस को भेजा था। तो ये किसने भेजा था? एंटियालकीट्स ने भेजा था। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ को स्थापित करवाया और उस पर वासुदेव का नाम अंकित करवा के स्वयं भागवत धर्म को स्वीकार किया था। ये बहुत बार आपने इतिहास में पढ़ा होगा, तो इसीलिए आपको ये याद रखना होगा कि एंटियालकीट्स ने क्या किया था, तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी बनाने के बाद एक अपना राजदूत हेलियोडोरस नामक जो राजदूत था उसे भागभद्र के दरबार में भेजा था। भागभद्र कहाँ के राजा थे? विदिशा के राजा थे। इसके बाद हेलियोडोरस ने क्या किया कि भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया और अपनी पहचान के लिए विदिशा में ही एक गरुड़ स्तंभ को स्थापित करवाया, और वो अभी तक है, जो कि इतिहासकारों के लिए बहुत अच्छी जानकारी प्रदान करता है। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। भारत में ज्योतिष को लाने का श्रेय यूनानी यवनों को ही दिया जाता है, जिसका उल्लेख कात्यायन की गार्गी संहिता में किया गया है, जो एक प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ है। तो चलिए यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपके दिमाग में ये है कि ज्योतिष भारत की मूल संस्कृति का हिस्सा था, तो ये बिल्कुल गलत है। आप इसको दिमाग से निकाल दीजिए। ज्योतिष यवन, जो यूनानी यवन थे, उनके द्वारा भारत में लाया गया था। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है कात्यायन की गार्गी संहिता में मिलती है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, तो उसमें इसकी जानकारी मिलती है।
भारत में यवन राजाओं के संपर्क से ही एक नवीन शैली हॉलेनिस्टिक कला का जन्म हुआ, जो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कनिष्क के समय की गांधार कला में देखने को मिलता है। आपको ये भी याद रखना होगा कि यवन जो राजा थे उनके संपर्क से ही हॉलेनिस्टिक कला का जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना होगा यहाँ पर। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं शक आक्रमणकारियों के बारे में। देखिए, मैं अभी आपको पढ़ा रहा था यवन आक्रमणकारियों के बारे में। यवन आक्रमणकारियों में सबसे मुख्य जो माना जाता है, जो पहला डेमेट्रियस प्रथम था, तो दूसरा जो यवन आक्रमणकारी था वो एंटिलकीड्स था। ठीक है, तो उनको तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और अब बात करते हैं शक आक्रमणकारियों के बारे में। यूनानियों के बाद भारत पर मध्य एशिया के शकों ने आक्रमण किया। दरअसल शक मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी जिसकी कुल 5 शाखाएं थीं और उन्होंने सबसे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बड़े भूभाग पर अपना अधिकार किया। भारत में शकों की 2 शाखाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पहली शाखा उत्तरी क्षत्रप और दूसरी शाखा पश्चिमी क्षत्रप थी। उत्तरी क्षत्रप तक्षशिला और मथुरा में तथा पश्चिमी क्षत्रप नासिक और उज्जैन में थी और शक राजाओं ने स्वयं को क्षत्रप कहा है। तो चलिए यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, यूनानियों के बाद भारत में शक आए और शक मध्य एशिया से आए हुए थे और ये बिल्कुल बर्बर जाति के लोग थे। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि कुल 5 शाखाएं थी और कुछ शाखाएं अफगानिस्तान और पंजाब में ही रह गई थी और 2 शाखाएं जो बहुत महत्वपूर्ण थी वो अंदर भारत में आई थी और इनमें से एक शाखा थी उत्तरी क्षत्रप और दूसरी थी पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी जो क्षत्रप शाखा थी वो तक्षशिला और मथुरा में इनका अधिकार था और पश्चिमी जो क्षत्रप थे इनका अधिकार नासिक और उज्जैन में था। तो ये आपको याद रखना होगा यहाँ पे। अब मैं बात करूंगा तक्षशिला के जो शक थे उनके बारे में। तक्षशिला में शकों के प्रसिद्ध राजा माउस, एजेज और एजिलिस थे। हालांकि इनके इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, तो यहां पर मैंने केवल इनके नाम लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं मथुरा के शकों की। मथुरा का पहला शक राजा राजउल था। हालांकि कभी कभी इतिहासकार इसको राजुल लिख देते हैं, लेकिन उसका सही और वास्तविक नाम था राजउल और इसके बाद उसका पुत्र सोडास राजा बना था। तो ये तो थे मथुरा के शक। अब बात करते हैं नासिक के शक राजाओं की। नासिक के शक राजाओं में नहपान का नाम सबसे प्रसिद्ध था, जिसने 119 से 124 ईस्वी के मध्य में शासन किया था और इसकी हत्या सातवाहन वंश के राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा की गई थी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 119 से 124 ईस्वी के मध्य यानी कि जो शासनकाल लिखा हुआ है ये निश्चित नहीं, अनुमानित है। जितने भी इतिहासकारों ने लिखा हुआ है ये अनुमानित है और अलग अलग इतिहासकारों को पढ़ेंगे तो वो अलग अलग लिखते हैं। कोई कुछ लिख रहा है तो कोई कुछ लिख रहा है, तो यहाँ पर ये निश्चित नहीं है। मैं आपको इसीलिए पहले ही बता देता हूं। नहपान, इसको आपको याद रखना है कि जो नासिक के शक राजाओं में सबसे प्रसिद्ध नहपान था, तो इसको आपको याद रखना है। और इसकी हत्या किसने की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं उज्जैन के शक। उज्जैन के शक राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन थे, जिनका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी के मध्य माना जाता है। रुद्रदामन के द्वारा ही सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था, जिसका उल्लेख रुद्रदामन ने अपने जूनागढ़ अभिलेख में किया है। देखिए, आपको याद रखना है कि उज्जैन के जो शक राजा थे उनमें से सबसे प्रसिद्ध किसको माना जाता है? रुद्रदामन को माना जाता है और इनका जो शासनकाल माना जाता है 130 से 150 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। इनके भी शासनकाल के बारे में आप निश्चित तौर पे नहीं कह सकते हो। कुछ इतिहासकारों ने इनका शासनकाल 120 से 155 ईस्वी के मध्य में लिखा हुआ है, तो कुछ ने 130 से 150, तो कुछ ने 125 से 149 ईस्वी के मध्य में लिखा हुआ है। तो इसलिए रुद्रदामन के बारे में भी इतिहासकार एक मत नहीं है। हालांकि जो सबसे ज्यादा प्रचलित है शासनकाल 130 से 150 ईस्वी, मैंने वही लिखा हुआ है यहाँ पे।
और आपको इन पे याद क्या रखना है वो देख लेते हैं। याद ये रखना है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने ही करवाया था और इसका उल्लेख रुद्रदामन ने अपने जूनागढ़ अभिलेख में किया है। वैसे तो काफी सारे इतिहासकार बताते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का पहला अभिलेख माना जाता है भारत में। तो ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाए। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं पहलव के बारे में। अभी मैं आपको शक और यवनों के बारे में पढ़ा चुका हूं। पहलव जिन्हें पार्थियाई भी कहा जाता है, जो मूलतः ईरान के रहने वाले थे। भारत में पहलव आक्रमणकारियों का राजा मिथ्रेडेट्स था, जिसकी राजधानी तक्षशिला में थी। मिथ्रेडेट्स के बाद गोंडोफर्नीस राजा बना और इसका जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 20 से 41 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। किसका? गोंडोफर्नीस का। गोंडोफर्नीस के ही शासनकाल में प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे, परंतु तमिलनाडु में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है वो आपको याद रखनी है। गोंडोफर्नीस ये एक ऐसा राजा था और इसी के शासन काल में पहली बार ईसाई जो धर्म प्रचारक थे वो भारत में आए थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी तमिलनाडु में। उनका नाम था सेंट थॉमस। तो इनको आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूं गोंडोफर्नीस, इसके शासन काल के बारे में भी कई इतिहासकारों ने अलग अलग लिखा हुआ है और अलग अलग इसकी चर्चाएं की हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना होगा कि जो इनका इतिहास है ना आक्रमणकारियों का, वो सही से किसी भी इतिहासकार ने नहीं लिखा हुआ। कोई कुछ लिख देता है तो कोई कुछ लिख देता है। तो यहां पर आपको याद रखना होगा, जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं कुषाणों की। कुषाणों ने भारत में बहुत ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और कुषाणों में काफी प्रसिद्ध राजा हुए। कुषाण मूलतः कहाँ के रहने वाले थे इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है, परंतु चीनी ग्रंथों के अनुसार कुषाण यूची जाति की एक शाखा थी जो उत्तरी पश्चिमी चीन के कानस नामक प्रदेश में निवास करती थी। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस द्वारा की गई थी और उसने अपनी राजधानी पेशावर, आधुनिक जो कि पाकिस्तान में, पेशावर को बनाया था। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कुषाण कहाँ के रहने वाले थे। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, तरह तरह की जगह वो लिखते हैं, लेकिन कहाँ के रहने वाले थे इसकी कोई भी जानकारी अभी तक किसी भी इतिहासकार को नहीं है। जितने भी इतिहासकार हुए सब ने चीनी ग्रंथों का सहारा लिया है और चीनी ग्रंथों ने जो लिखा है, अब वो सही है या झूठ है इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता। जो चीनी ग्रंथों में लिखा है उसी के अनुसार भारतीय इतिहासकारों ने कुषाणों का निवास स्थान बताया है। तो ये आपको ये याद रखना होगा यहाँ पे। और कुषाण वंश की जो भारत में स्थापना है वो कहते हैं कुजुल कटफिसेस के द्वारा की गई थी और उसने अपनी राजधानी पेशावर में बनाई थी। कुषाण वंश के ही प्रसिद्ध राजा कुजुल कटफिसेस, बिम कटफिसेस और कनिष्क को माना जाता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कनिष्क को। कनिष्क एक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इसीलिए इनको प्रसिद्ध राजा माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म में बहुत कुछ काम किया। ये समझ लो जितना सम्राट अशोक ने किया था उससे कम नहीं किया। हालांकि बौद्ध धर्म के बारे में खूब प्रचार प्रसार करवाया और कनिष्क के ही शासनकाल में महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी मथुरा में। एक पहले पेशावर में थी और दूसरी राजधानी थी मथुरा में। तो ये आपको याद रखना होगा यहाँ पे। हालांकि कनिष्क के बारे में मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि उनके बारे में थोड़ी डिटेल से जानकारी आपको दूंगा। यहाँ तो मैं एक बेसिक चर्चा कर रहा था कि जो आक्रमणकारी भारत में आए उनकी एक बेसिक जानकारी आपको दे दूं। तो अगर वीडियो एक बार समझ में नहीं आया हो तो आप इसको दोबारा देख सकते हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।